हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। हालांकि ये चीज़ बोलना कहीं ना कहीं गुनाह जैसा लग रहा है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी, पर एक गंभीर विद्यार्थी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जिसको फाइनली सिलेक्शन लेना है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मेरे पास उन बच्चों के भी मैसेज आ रहे हैं जो यूपी पुलिस एसआई में शुरू से राम जी की पाठशाला जुड़े थे, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और उनके सिलेक्शन हुए हैं। पर उन्होंने मतलब उनसे जब बात हुई, सब चीज़ें हुई, तो उन्होंने जो एक चीज़ बताई वो चीज़ ये थी कि सर हम लोग कंसिस्टेंटली लगे रहे चाहे भर्ती में कुछ भी हुआ। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि आशा की किरण ही एक सहारा है। ये बात पे, इस चीज पे चर्चा करने वाले हैं हम। ये आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह भी काम करेगा और आपको चेतावनी की तरह भी काम करेगा कि जिस माया जाल में आप घूम रहे हैं या फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलने का आपको प्रयास करना है। ठीक है, एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए की जा रही है जिससे आप लोग क्या कर पाएंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल को 100% क्लियर करेंगे। ये चीज आपको देखनी है। और तीसरी बात है, भर्ती की टेंशन खत्म हो जाएगी यदि जो हम पूरा का पूरा इस सेशन में बात करने वाले हैं वो आप देख लेते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट्स बिना फालतू की बातों को छेड़े हुए, ऑथेंटिक अपडेट्स कब क्या होने वाला है वो जब जेन्युइन आएगा तो आपको पता लग जाएगा। कंटेंट आपको मिलेगा राम जी की पाठशाला पर और रणनीति आपको मिलेगी। कोई प्रॉब्लम आपकी आ रही है तो वो भी आप मुझको शेयर कर सकते हैं। यदि मुझे आवश्यक लगेगा तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो भी बनाकर दे दूंगा। तो सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो आशा की किरण ही सहारा है। देखो, आप सबको पता है कि इन लोगों ने 2018 में भर्ती निकाली, उसके बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं निकाली। 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे जो उस समय अंडर एज थे आज वो ओवर एज हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में बच्चे बहुत सारे परेशान हैं। बहुत सारे लोग ओवर एज हो भी चुके हैं, बहुत सारे ओवर एज होने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब ओवर एज वाला कोई इशू नहीं है, पर वो मेंटली बहुत ज्यादा हैरस फील कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है कि कब भर्ती आएगी और कब हम लोग पेपर दे पाएंगे। सबसे पहली बात तो नोटिफिकेशन आने की रहती है कि नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो बच्चे को उम्मीद बन जाती है कि भाई चलो पेपर होगा। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जनवरी 2021 में टेंडर निकाला था और वो टेंडर खींचता फिर उसका क्या हुआ, 5-7 बार वो रिन्यू हुआ। अब इसका कुछ पता भी नहीं है। हर बार वादे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पर कोई भी भर्ती हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में ही मैं आपको एक चीज बोलने वाला हूं कि आशा की किरण ही एक सहारा है। आशा जो है, यहां पर मैं समानार्थी रूप से प्रयोग करूंगा। इस आशा का जो मतलब है वो किस चीज से है, वो भर्ती के आने से है। किससे? भर्ती के आने से। आप सबको इतनी बात तो निश्चित है ना कि भर्ती तो आएगी, क्योंकि देखो 2018 में लास्ट भर्ती निकली थी और भर्ती निकलने का समय बिल्कुल हो भी रहा है, क्योंकि 4 साल हो गए हैं भाई। आप जनरल कैटेगरी के 4 साल ले रहे हैं और उसके बाद भी भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, तो भर्ती तो निकलने का समय हो भी गया। चलो माने कि ये भी लॉजिक खत्म करें हम लोग कि गवर्नमेंट भर्ती नहीं करना चाहती, तो गवर्नमेंट के पास क्या है, 2024 का चुनाव है जिसके लिए मोदी जी ने 10 लाख पदों पर भर्ती की बात कह दी है। तो उन 10 लाख में हर स्टेट में और सेंटर में जबरदस्त भर्तियां निकलेंगी, ये बात हमको निश्चित है। तो जब हमको ये बात पता है कि भर्ती आने वाली है तो ऐसे में हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? इसके 2 कारण हैं। इसके 2 कारण हैं कि एक तो सर आयु भागी जा रही है, उम्र सीमा भागी जा रही है, और दूसरी बात है हम लोग उतना ज्यादा लेवल तक मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। देखो, आपको संघर्षों से लड़ना पड़ेगा, यही जिंदगी संघर्ष है। यदि आपको ये चीज लगती है कि नौकरी लगने के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना। नौकरी लगने के बाद जिंदगी और ज्यादा टफ होने वाली है, संघर्ष और ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं। हाँ, फाइनेंशियली कंडीशन आपकी ठीक हो जाएगी, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी, पर बाकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो हर समय आप अपने आप को तैयार रखिए, खुद मोटिवेट रहने का आप लोग प्रयास कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। पहली बात तो भर्ती आनी ही आनी है। अब कब आने वाली है? इसको तो जीरो घुमा दिया था, है ना। उस दिन ट्विटर कैंपेन हुआ था, पूरा का पूरा जीरो घुमा दिया गया, पूरा का पूरा अंडा कर दिया गया इसको। पर इतना तो पता है कि अब तो ये नवंबर दिसंबर चल रहा है, अगर अभी कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं है कि कोई भर्ती आने वाली है, पर भर्ती आएगी। अब ये कब निकालते हैं? ये दिसंबर में निकालते हैं या नेक्स्ट ईयर निकालते हैं? नेक्स्ट ईयर तो निकलेगी, इसमें तो कोई मतलब दो राय है ही नहीं, क्योंकि 24 में। अब नेक्स्ट ईयर भी कब निकालेंगे भगवान जाने। पर ऐसे में जब एक लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं,
ऐसे में जब बच्चे लगे पड़े हैं, तो ऐसे में क्या भर्ती के लिए वेट करना और मतलब वेट करते रहना कि तो तभी पढ़ेंगे तब, ये मूर्खता है। आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है और उसमें जो कट ऑफ लगी है एसएसएफ के लिए वो 85% पे लगी है, और हर भर्ती का अब यही हाल है, चाहे आप किसी भी महीने में देख लीजिए 80 से 85% कट ऑफ लग रही है। तो 80 से 85% नंबर लाना, वो भी लास्ट बच्चे के आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप लोगों के पास पढ़ने के सिवा और कोई भी चारा नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए, धैर्य से लगे रहिए। अब आप कहेंगे सर चलो भर्ती तो आ रही है, अब एज का क्या करें? तो एज के लिए भी मैं आपको एक बात बता देता हूं, भर्ती जितनी लेट होती जा रही है तो उतना पूरे चांसेस हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, पूरे चांसेस हैं, चाहे वो कितने का भी दे, साल का दे, 1.5 साल का दे, 2 साल का दे या 3 साल का दे। एसएससी जीडी में आपने देख लिया, जीडी में आपने देख लिया कि जीडी में बिना मांगे 3 साल का रिलैक्सेशन इन लोगों ने दे दिया है। संभवतः वो जनरल कैटेगरी को मिला है, बाकी कैटेगरीज का तो मुझे पता नहीं है, पर एज रिलैक्सेशन मिलता है तो सभी को मिलता है। कोई मुझे बोल रहा था ऐसे, मैं एक बार फिर से उसको देखूंगा। तो आप लोगों ये समझ लीजिए कि भर्ती आएगी, और भर्ती आएगी तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपका ध्यान केवल और केवल पढ़ने पर होना चाहिए और अपने आप को बेहतर से और बेहतर बनाने की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 26,000 के आसपास बोल रहे हैं। ठीक है, 26,000, कभी कोई 48 हो जाती है, कभी 50 हो जाती है, कभी 35 हो जाती है, पर आप इतना मान के चलिए मिनिमम 26,000 भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। और 26,000 भर्ती में कंपटीशन कितना टफ होगा, इस चीज से आप अनभिज्ञ नहीं है, ये बात आपको पता है बहुत अच्छे से। तो अपनी तैयारी करते रहिए। अब इसी चीज को करने के लिए राम जी की पाठशाला आपके लिए शुरुआत कर रहा है कि नहीं, राम जी की पाठशाला आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाएगा। यूपीएसआई में पढ़ाया, बच्चों को बहुत लाभ हुआ, गंभीर चर्चा करने वाला हूं, ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनते रहिए और समझते जाइए। देखो, हिंदी जो है, हिंदी अपने आप में एक मेजर पोर्शन है। हिंदी में जो बच्चा मार खाएगा वो भर्ती से बाहर जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखना। हिंदी क्या है, नंबर खींचने का एक बहुत सरल साधन है। हिंदी में आप पूरे में से पूरे भी ला सकते हैं। संभवतः 38 प्रश्न आएंगे, तो अगर मैं आपको कहूं कि आप 38 में से 38 या 37 तक सही कर सकते हैं, तो आप इस बात पर पता नहीं यकीन करेंगे नहीं करेंगे। यूपीएसआई में मैंने कुछ ही टॉपिक पढ़ाए थे, और जो टॉपिक जो बच्चे पढ़ के गए उनके क्वेश्चन गलत नहीं हुए। मैंने एग्जाम टाइम पे उनको एमसीक्यू सीरीज करवाई, उनमें से 5-5, 6-6 प्रश्न उनको डायरेक्ट मिल गए। तो आप लोग विश्वास ही कर सकते हैं, आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। तो हिंदी में ये सारे के सारे टॉपिक हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं, देखो यूट्यूब पे मैं पढ़ाता हूं, तो यूट्यूब पे ऐसा मैं नहीं कह सकता कि भाई मैं रेगुलर रोज रोज वीडियो डालूंगा। मेरे को जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा। समय में एक फिक्स कर दूंगा कि भाई हिंदी की वीडियो मैं इतने बजे पहुंचा दूंगा, और अगर डे बाय डे डाल सकता हूं तो डे बाय डे आपको बता दूंगा, नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे तो आपकी वीडियोस में पहुंचाता रहूंगा। और वीडियोस हम लोग बहुत लंबी नहीं रखेंगे, छोटी छोटी वीडियोस रखेंगे, 15-15, 20-20 मिनट की। वो सबसे अच्छी लगती है मुझे, आपको भी सुविधा रहेगी, मेरे को भी सुविधा रहेगी। अगर लाइव कर सकता हूँ तो लाइव ही आप लोगों के लिए करूंगा। देखो, वर्णमाला आपको पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस एक बार देख लेते हैं। अपने दिमाग में एक चीज रख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। ये आपके पूरे के पूरे सिलेबस में है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, ये आपके टॉप सिलेबस में है। ठीक है, मतलब कि पूरी वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला से आपके प्रश्न आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, और एक एक पॉइंट मैं आपका करवा दूंगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, कब से करवाने वाला हूं ये डेट भी मैं आपके लिए बता देता हूं। हम लोग 18 तारीख से, कब से, 18 तारीख से ये प्रोग्राम आपका शुरू कर देंगे। कब से, 18 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे। यूट्यूब पे ही आपको पढ़ना है। मैं हिंदी और जीएस पढ़ाता हूं, वही मैं पढ़ाऊंगा और बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हिंदी ये हो गया आपका, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हो गई आपकी। लिंग, वचन, कारक, अव्यय। अव्यय, अव्यय कौन से शब्द होते हैं? अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। मतलब कि आप उनको किसी भी तरह से प्रयोग कीजिए, ना उस पर आपका क्रिया का असर पड़ता है, ना आपके अन्य मतलब चीजों का फर्क पड़ता है, ना वचन का फर्क पड़ता है, ना लिंग का फर्क पड़ता है। तो वो एक जैसे स्थिर बने रहते हैं। ठीक है, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, समास हो गए, संधि हो गए, रस, छंद, अलंकार, ये टॉपिक तो ऐसे हैं, इनमें सबसे ज्यादा बच्चा खटकता है। ये आपको उंगलियों पे करा दूंगा मैं, उंगलियों पे। आप जाके वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो, सब टीचर आदरणीय है, सब टीचर माननीय है, सब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, परंतु फिर भी अगर आपको कहीं ये टॉपिक समझ में ना आया हो, राम जी की पाठशाला की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। आपको ना समझ में आए तो आप मेरे को बताना। ठीक है, काल हो गया, क्रिया हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
अपठित गद्यांश है ना, बोध है, ये आएगा आपका। साहित्य की मैंने पूरी सीरीज बना रखी है, आप जाके देखना शुरू कर दीजिए। छोटी छोटी 23 वीडियो हैं, अगर आप कर लेते हैं निश्चित आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और साथ में ये आपके मतलब शब्दावली है, जिसमें वर्तनी भी है, आपके तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समश्रुत भिन्नार्थक। समश्रुत भिन्नार्थक क्या होता है? देखो, सम मतलब एक जैसा, श्रुत मतलब सुने जाते हैं, मतलब जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु वो हैं भिन्न। जैसे सजा और सजा। समझ आता हूं ठंडी के दिनों में गला गड़बड़ करने लगता है, तो आपका क्या रहता है, सुनने में एक जैसे लगते हैं पर भिन्न अर्थ होते हैं, सजा और सजा। तो इस तरह के शब्दों के आपके प्रश्न आ सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि जिसके पिता ना हो, जिसकी माता ना हो, या जिसके माता पिता ना हो, जो सर्वज्ञ हो, उनके लिए एक शब्द होता है, तो पूरा का पूरा। और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये सारे के सारे टॉपिक राम जी की पाठशाला आप लोगों के लिए कवर करेगा और बहुत अच्छे से कवर करेगा। बस आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है पेड कोर्सेज की आपको नीड है तो आप जाके ले सकते हैं, परंतु अगर नहीं चाहते हैं तो यूट्यूब पे सब चीज फ्री पड़ी है, आप जा करके आराम से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए आप पूरी तरह डिपेंड हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। साथ में आप, ये है जीएस हमारा। जीएस में आपकी जो सबसे बड़ी गलती होती है, जो यूपीएसआई में भी बच्चों ने की, वो सब मैं आपको बता देता हूं। आप ये चीजें पढ़ के चले जाते हो, इतिहास, यूपीजी के, संविधान, विज्ञान, है ना, और आप ये पढ़ लेते हो, आपका जो बाकी के सब्जेक्ट बच रहे हैं, आपकी अर्थव्यवस्था पढ़ लेते हैं। बाकी जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, यहां पर छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स को आप नजरअंदाज करते हो और यहीं से प्रश्न बनते हैं। जो बच्चा इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाएगा, उस बच्चे का नंबर आता है, उसको फायदा होता है। यूपीएसआई में क्या हुआ, मूल विधि लोगों ने बहुत ज्यादा हल्के में ली, क्योंकि उनको लगा कि पिछली बार नहीं आई थी, पर मैंने सिद्ध किया था कि मूल विधि से प्रश्न आए थे। इस बार भी मैं सिद्ध करूंगा, इसको मैं एनालाइज करूंगा, है ना, बताऊंगा आपको प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे। अगर आप इन टॉपिक्स को मोटा मोटा भी पढ़ लेते हैं तो आपके प्रश्न सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मानो किसी बच्चे ने यही पढ़ रखा है, बाकी मैथ भी अच्छा कर रहा है, रीजनिंग भी अच्छा कर रहा है, हिंदी भी अच्छा कर रहा है, जीएस में ये पढ़ रखा है उसने, और आपने इसके साथ यही पढ़ रखा है जो ये अदर टॉपिक है, तो आपके 10 प्रश्नों तक के अंतर आप पैदा कर सकते हैं। और 10 प्रश्नों तक का अंतर है। यदि आप मेरिट में नहीं है तो आप मेरिट में चले जाएंगे, और यदि आप मेरिट में हैं तो आप टॉप रैंक में चले जाएंगे, जिससे आप पीएससी वगैरह से बच जाएंगे। और जो ज्वाइनिंग होगी वो आपकी पहले ही बैच में हो जाएगी। ये चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो इसमें देखो, इतिहास जो है, इतिहास में 3 तरह का इतिहास है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आपका आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत के साथ संलग्न एक और टॉपिक होता है जिसको हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। इसकी देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं क्रम से आपको पढ़ाऊंगा, नहीं। जैसे प्राचीन भारत है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, महाजनपद है, तो इनकी छोटी छोटी वीडियोस में बना के अपडेट करता रहूंगा। ये चीज भी हम लोग 18 तारीख से ही शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको तैयार रहना है, पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। यूपीजी के सबसे एंड में करेंगे हम लोग, ठीक है, यूपीजी के सबसे एंड में करेंगे। इसके बाद इतिहास, संविधान, देन विज्ञान, उसके बाद हम करेंगे अर्थव्यवस्था, और उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। करंट अफेयर के लिए मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए वीकली एक वीडियो ले आऊं। डेली करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना चाहिए, मार्केट्स में बहुत बुक अवेलेबल हैं जो घंटा घंटा, 1.5 घंटा करंट अफेयर में आप डेली वेस्ट करते हैं, उनका कोई भी मायना नहीं है, उनमें समय ही आपका बर्बाद होता है। तो आप हफ्ते भर में या आप कहेंगे तो 3-4 दिन में भी एक बार, हफ्ते में 2 बार भी आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लासेस मैनेज कर दी जाएंगी, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें कवर हो जाए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, भारतीय कृषि के एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए, खेल के, भारत में पड़ोसी देश, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पुरस्कार आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से पुरस्कार हैं, कब कब हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या, अब जनसंख्या है, हम 2011 के अनुसार पढ़ेंगे। अभी जो जनसंख्या 2021 जनगणना 2021 में होने वाली थी, वह जनगणना अब 2023 में होगी, तो हमारे तो एग्जाम का वह विषय नहीं है, तो हम 2011 को ही कवर करेंगे। पर्यावरण है आपका, शहरीकरण, बताओ, नगरीकरण है, ये टॉपिक बहुत क्रिटिकल टॉपिक होते हैं, बहुत मतलब गहन टॉपिक होते हैं। मानवाधिकार है, संभवतः मानवाधिकार को
मानवाधिकार है तो उसमें हम मानवाधिकार अधिनियम पढ़ेंगे, है ना, ये चीज हम देखेंगे। मैंने पहले वीडियो बना रखी है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब चीजें। यूपी में राजस्व एवं पुलिस व्यवस्था, यहां से प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी व आतंकवाद, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है? देखो भारत में दो तरह की फोर्सेज हैं, एक आर्मड फोर्सेज हैं और बाकी पुलिस फोर्सेज हैं। जो आपकी सीएपीएफ है वो भी पुलिस फोर्सेज ही आपकी हैं। तो जो आर्मड फोर्सेस हैं उनका काम क्या होता है कि युद्ध के समय देश की सीमाओं को सुरक्षित करना और शांति काल में युद्ध के लिए अभ्यास करना, प्रशिक्षण लेना। और जो पुलिस इत्यादि है उनका महत्वपूर्ण कार्य होता है, या एजेंसीज हैं उनका महत्वपूर्ण कार्य होता है आंतरिक सुरक्षा, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना। ये चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। आतंकवाद इत्यादि है तो इससे निपटना भी पुलिस का कार्य है। साइबर क्राइम हो रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि नए नए इंट्रोड्यूस हो रही है नई नई चीजें। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। विमुद्रीकरण, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था आपका, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, पहले कब हुआ, कैसे हुआ, इन सब के ऊपर शॉर्ट वीडियोस में आपकी डालूंगा। आप लोगों को जरूर वो चीज देखनी चाहिए। सोशल मीडिया के बारे में, संचार के बारे में, देश और उसकी राजधानी, उसकी मुद्राएं, तो ये सब चीजें मैं आपकी वीडियो डालूंगा। एग्जाम टाइम तक हम इन चीजों को कंप्लीट करेंगे। बस आपको अभी से इस तैयारी में लग जाना है और करंट अफेयर और वगैरह सब चीज की जानकारी, रणनीति, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, ये सब चीज राम जी की पाठशाला आपको देगा। बस आपको अगर सेशन पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, अगर लग रहा है तो सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है और लाइक जरूर करना है। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। जो भी चीज जरूरी होगी वो राम जी की पाठशाला आप तक जरूर पहुंचाएगा। तो इन सब चीजों को अगर आप करते रहेंगे तो आपकी भर्ती की टेंशन खत्म हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। आप लोग तैयार बैठे रहेंगे, जैसे ही भर्ती आएगी, जैसे ही एग्जाम होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, दौड़ मारिए, जॉब ले लीजिए। और अगर आप वेट करते रहेंगे तो आपके लिए कुछ भी चीजें सरल नहीं होने वाली हैं। भर्ती आ जाएगी, फिर मारामारी मचेगी, तो उस मारामारी से बचने के लिए आप अभी से अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। तो यही बात मुझे आपके बोलनी थी। हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।